नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म एग्जाम फैक्ट में। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास नंबर 3, जिसका यहाँ पे टॉपिक रहने वाला, टाइटल रहने वाला है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब इसके अंदर हम आज यहाँ पे पढ़ने क्या वाले हैं, हम पढ़ेंगे डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। इसको शुरू करने से पहले चलिए आप लोगों को टूर करा देते हैं हमारे एप्लीकेशन और हमारे कोर्सेज के बारे में, आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं इधर। तो सबसे पहले देखिए मेरे भाइयों, इससे इंपॉर्टेंट खबर आपके लिए कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए हमारे जो फीस की कोर्स की जो फीस है ना, वो सिर्फ 999 यानी कि 999। अरे 1000 से भी 1 रुपया कम है यार। ठीक है, इसमें हम लोग आपको यहाँ पे क्वालिटी कोर्सेज देंगे। लेकिन ध्यान दें, पहले 100 कैंडिडेट्स को यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ 699 रुपए में अपना कोर्स यहां पे अवेलेबल करा रहे हैं। तो बिना देरी करते हुए कोर्स में तुरंत एनरोल होइए और डेमो क्लास का मजा लीजिए अभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास हमारा जो टॉपिक है, बोले कहते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले सर, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सर जी, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना सर, इनका कॉन्सेप्ट क्या बातें कह रहा है, ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए भाई, क्या है, सबसे पहले तो बोला कि भाई ये क्या है, लिखित विवरण कह लो या रूल्स कह लो। ठीक है, रूल्स भाई, ये वो लिखित रूल्स हैं जिनको जो डिफरेंट अकाउंटिंग या जो पेशेवर अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो टाइम टाइम पे इशू करते हैं और बताते हैं कि भी आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है आप उनको कैसे तैयार करोगे, ताकि सभी बुक ऑफ अकाउंट्स में, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो कंपनीज हैं उनके बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर इक्वालिटी लाई जा सके, समानता लाई जा सके और सामान्य लोगों की समझ में आने लायक आपके बुक ऑफ अकाउंट्स हो। इसी चीज के लिए या इसी चीज को समझने के लिए या इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लागू किया गया। सरल शब्दों में कहा जाए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का काम क्या है सर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का काम यहां पर सिर्फ इतना ही है कि आपके जो बुक ऑफ अकाउंट्स हैं उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी लाई जा सके और रूल्स को समझकर बाकी लोग भी आपके बुक ऑफ अकाउंट्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सके। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सर यहां पे देख लीजिए, सबसे पहला जो हमारे पास पहला उद्देश्य इसका आ रहा है, उद्देश्य ध्यान दो, उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू जनरेट होता है यहां से बहुत गजब का। टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये तो हमारे पास कॉन्सेप्ट में भी हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का यूज ही क्यों करते हैं जनाब। तो यहां पर कहता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना भाई, उनको जो आप प्रदर्शन करते हो, रिप्रेजेंटेशन करते हो, प्रेजेंटेशन करते हो इंफॉर्मेशन का, तो उनमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, एक रूपता लाने के लिए हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का बेसिकली इस्तेमाल करते हैं और यही इसका मेन उद्देश्य है। उसके बाद जो दूसरा उद्देश्य वो कहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन चाहने वाले हैं ना यार, उन सभी पक्षकारों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते समय आपने किन नियमों का, किन रूल्स का, किन पॉलिसीज का इस्तेमाल किया है उसकी इंफॉर्मेशन देना। भाई ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से पॉसिबल हो पाएगा ना कि आप कौन से रूल्स को फॉलो कर रहे हो, इसका पहले से ही आपके यूजर्स को पता होगा। नेक्स्ट, फिर कहता है कि भी एक दूसरे से अलग और विपरीत लेखांकन नीतियों और नियमों के प्रभाव को समाप्त करना। ये चीज क्या थी? अगर आपने कन्वेंशंस के अंदर पढ़ा था वहां पे, तो वहां पे दो कन्वेंशंस आपने पढ़ी थी। पहली पहली थी हमारे पास कौन सी? उसको कहते हैं डिस्क्लोजर की। ठीक है, डिस्क्लोजर की, CLOSUR, डिस्क्लोजर जो भी हमारे पास है भाई, उसका अंदर, या उसको हिंदी में कहते थे पूर्ण प्रकटीकरण। लेकिन ठीक इससे अगली ही जो हमारे पास कन्वेंशन थी, वो थी हमारे पास क्या? वो थी हमारे पास सारता की परिपाटी। तो ऐसे ही हमारे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी, सॉरी, हमारे पास कुछ गैप्स हैं, कुछ हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी हैं, जो एक तो कहेगा उत्तर की तरफ जाओ, दूसरा कहेगा दक्षिण की तरफ। तो अब कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का काम है भाई इन दोनों का जो कॉन्ट्रा इफेक्ट आ रहा है ना उसको मिनिमाइज करने का। ठीक है, ताकि जो बुक ऑफ अकाउंट्स है उनमें एक बैलेंस लाया जा सके। नेक्स्ट, लेखांकन सूचनाओं को विश्वसनीयता और साख बढ़ाने में मदद करता है, यानी कि भी जो हमारे पास बुक ऑफ अकाउंट्स है उनके ऊपर हम विश्वास कब करेंगे? जब उनको एक प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करा गया होगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का काम क्या है इधर? वो कहता है कि जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो तो लोग उनके ऊपर विश्वास कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये भी इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट,
वित्तीय विवरणों में एकरूपता, पारदर्शिता और तुलनात्मकता लाना, ये तो देखो भाई पहले से ही बात यहाँ पे क्लियर है कि भी इनका तो मेन मोटिव, मेन उद्देश्य यही है भाई। कहते हैं कि भी कंपैरेबिलिटी लाना और यहाँ का ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता लाना, ताकि कोई भी यहाँ पे गड़बड़ झाल ना हो सके। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे कहते हैं बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कि भी जो हमारे पास लेखांकन प्रमाप है ना, इनके फायदे क्या है, इनके बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहला, वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता को बढ़ाना, ये इसका फायदा है। दूसरा, कि लेखांकन प्रमापों की सहायता से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, उनमें एकरूपता और तुलनात्मकता बढ़ जाती है। तीसरा, कि अलग अलग जो समूह या पक्षकार होते हैं ना, उनके बीच में अगर कोई भी वित्तीय झगड़ा होता है किसी बात को लेकर, तो उसको निपटाने का काम, जो बेसिकली क्या होता है, झगड़ा कब निपटेगा, कहता है जब रूल्स को फॉलो किया जाएगा, जब यहाँ पे हर एक पार्टी को बताया जाएगा कि भाई इस पॉइंट को लेकर क्या रूल है, और वो कौन बताएगा, इधर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अलग अलग जो पार्टीज है उनके बीच में अगर कोई फाइनेंशियल आइटम को लेकर या किसी फाइनेंशियल टर्म को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, तो उसको निपटाने का काम कौन कर रहा है, इधर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट नंबर 4 पे कहता है किसी भी प्रकार के बदलाव, बदलाव यहाँ पे मैनिपुलेशन की बात कह रहा है। बदलाव का मतलब गलत इंटेंशन से किया गया बुक ऑफ अकाउंट्स में कोई भी चेंज, वो यहाँ पे लिया जा रहा है। और किसी भी प्रकार के गबन की अगर आशंका है तो उसको कम से कम करना। क्यों? क्योंकि सब कुछ रूल्स के भी हाफ पे होगा, तो रूल्स के भी हाफ पे होगा तो यहाँ पे फ्रॉड्स की जो चिंता है ना, वो काफी हद तक कम हो जाएगी। ये बात ध्यान में रख लेना। और लास्ट जो हमारे पास दिया हुआ वो है अंकेक्षण में मदद करता है जनाब। अंकेक्षण यानी कि ऑडिटिंग। अब एक बात बताओ, मैं अगर किसी के काम को चेक करना चाहता हूं, तो सबसे पहले तो मुझे भी उन रूल्स का पता होना चाहिए या उस इंफॉर्मेशन का पता होना चाहिए जिसके आधार पर मैंने उसको चेक करना है। अगर मुझे ही आंसर नहीं पता होगा तो मैं किसी के आंसर शीट को क्या खाक चेक करूंगा। तो सिंपल सी बात है, अकाउंटेंट काम करता है और उसके काम को चेक करने की जिम्मेदारी ऑडिटिंग पे आती है, ऑडिटर पे आती है। अब ऑडिटर किसी न किसी आधार पे तो चेक करेगा ना, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना, वो उस ऑडिटर को वो बेस प्रोवाइड करते हैं जिसके आधार पर वो बुक ऑफ अकाउंट्स को चेक कर पाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग ही बुक ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करना होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना होता है। और ऑडिटर उन सभी रूल्स को पहले से जानता है और चेक कर लेगा कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन या पर्टिकुलर बुक एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर करी गई है या नहीं। अगर नहीं करी गई होगी तो वो कह देगा गड़बड़ है भाई, संभाल लो। नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो देखिए कुछ कमियां होती हैं भाई, हमने फायदे देखे, उद्देश्य पढ़े, बाकी सारी चीजें हैं। तो देखो कमियां तो ऑब्वियसली होंगी ही होंगी ना। बोले क्या? अरे कमियां निकालने में तो भाई माहिर है ना सबके सब, क्योंकि एक यही तो खूबी है इंडियंस के अंदर। कहते हैं कोई कितना ही अच्छा कर लो, उसमें कुछ ना कुछ कमियां निकाल ही देते हैं। तो यहाँ पे आप कमियां निकालना मेरे ख्याल से आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। नेक्स्ट है, कहते हैं इट रिस्ट्रिक्ट्स द इनिशिएटिव। देखो क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के अंदर एक इन्वेंशन करने की क्वालिटी होती है भाई, वो नई नई चीजें इंप्लीमेंट करते रहते, देखते रहते, एक्सपेरिमेंटल होता रहता है। लेकिन अगर आपने पहले से ही रूल्स को सेट कर दिया भाई इनके बिहाफ पे ही करना, तो वहां पे जो इनोवेटिवनेस है और जो इनिशिएटिवनेस है वो गायब हो जाएगी। यानी कि लोगों में जो पहल क्षमता होती है, काम को एक नए तरीके से करने का जो जज्बा होता है, या जो काम को और दूसरे तरीके से कर पाने की जो एक आसान तरीका खोजा जा सकता है, उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉस होता है। क्योंकि सब कुछ प्री डिफाइन होता है, जो भी करना है इनके बिहाफ पे, इनके अकॉर्डिंग करना है। तो इसका मतलब ये क्या करती है, ये इनिशिएटिवनेस को किल करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है, उसके ऊपर पाबंदी लगाती है। नेक्स्ट, रिज, यानी कि यहाँ पे कहा गया भाई ये जिद्दी, वैसे हम यहाँ पे कहते हैं जिद्दी यानी कि सख्त कह सकते हैं भैया, इनफ्लेक्सिबल कह सकते हैं। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है भाई, सेट ऑफ रूल्स हैं, इनको पहले से ही तय कर दिया गया, तो इनमें किसी भी बदलाव की गुंजाइश है ही नहीं। तो इनको अगर यहाँ पे कहा जाए कि भी ये स्थायी प्रकृति के हैं, इनमें बदलाव संभव नहीं है, तो कौन सा गलत बोल दिया उसने, और इसी चीज को कमी। ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि हम इनको अपने अकॉर्डिंग फिर मॉडिफाई नहीं कर सकते, अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। ये कुछ कमियां इसकी यहाँ पे काउंट जो है वो कर ली जाती है। नेक्स्ट, इट चॉक द जजमेंट ऑफ द ऑडिटर, या सॉरी सॉरी जो अगला है वो कहता है बेस्ड ऑन हिस्टोरिक कॉस्ट। कहते हैं कि जो भी अकाउंटिंग इन्फो हमारे सामने होती है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू बुक ऑफ अकाउंट्स में डाली जाती है। और क्योंकि बुक ऑफ अकाउंट्स में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हिस्टोरिक नेचर की होती है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट नहीं कर पाएंगे। ये कमी निकालने वाली बात है भाई, वैसे यही खूबी भी बन जाती है बाद में जाके। ठीक है, नेक्स्ट है, इट चॉक्ड द जजमेंट ऑफ द ऑडिटर। अब क्योंकि सब कुछ प्री डिफाइन है,
पहले से ही सब कुछ पता है कि आपने कौन सा काम कैसे करना है। तो जो ऑडिटर के जो जजमेंट होते हैं ना, यानी कि जो लॉजिकल थिंकिंग होती है ऑडिटर्स की, उसको कहीं ना कहीं ये चॉक करती है, उसको कहीं ना कहीं ये दबाती है, उसको कहीं ना कहीं ये क्या एक हाइंड्रेंस के रूप में देखती है। कहते हैं कि भी लोग है ना, देखो क्या होता है कि भी एक पर्सन है, उसने रूल्स को तो इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उन रूल्स को इस तरीके से इस्तेमाल करा जिससे कंपनी का फायदा हो, और जो दूसरे यूजर्स हैं या दूसरे जो पक्षकार हैं, दूसरी जो पार्टीज हैं, उनका लॉस हो। तो ऐसे सिचुएशन में रूल के अकॉर्डिंग तो वो गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन यहां पर ऑडिटर की जो जजमेंट है ना, वो बताएगी कि भी देखो आपने इस रूल को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहीं ना कहीं ऑडिटर की जो लॉजिकल थिंकिंग है ना, ठीक है भाई, जो लॉजिकल थिंकिंग है या जो तार्किक सोच है, उसको क्या करते हैं, रोकते हैं। भाई आपने अपना दिमाग नहीं चलाना, आपने इनके अकॉर्डिंग ही सारा का सारा काम देखना है। ये यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई। नेक्स्ट अगली स्लाइड पे देखते हैं हम लोग, कहता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कहता है कि भाई जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे सामने हैं, उनकी एप्लीकेबिलिटी, उनकी यूं कहा जाए कि भी क्या बोलते हैं उसको, शुद्ध हिंदी में कह सकते हैं भाई लागू। भाई कहां कहां पे लागू होता है, तो देखो यहां पे जो बात बताई है कि भी एक्सेप्ट यानी कि छोड़ना है किसको, कहते हैं प्योरली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो दान पर या धर्मार्थ संस्थाएं जो पूर्ण रूप से दान पर चलती हैं और उनका किसी भी प्रकार का कोई भी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और व्यावसायिक क्रियाओं से कोई संबंध नहीं है, तो उनको छोड़कर बाकी सब पे लागू होता है। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल वे में आपके सामने रखा, कहता है कि भी हाँ ये सोल प्रोप्राइटर पे भी लागू होता है, ये पार्टनरशिप पे भी लागू होता है, ये सोसाइटीज पे भी लागू होता है, ये ट्रस्ट पे भी लागू होता है, ये एचयूएफ पे भी लागू होता है, ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन इस पे भी लागू होता है, और ये कंपनीज पे भी लागू होता है। यानी कि कुछ रहा ही नहीं, सिर्फ यहां पर एक चीज छोड़ दी, क्या कहता है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो कंप्लीटली किस पे चलती है, डोनेशंस पे चलती हैं, चैरिटी पे चलती हैं। अब यहां पे बोला कि भी चलो ठीक है, ये तो बात थी कि भी डिफरेंट या जो लोकल व्यवहारिक बात है कि भी हाँ नाम आ जाएंगे संस्थाओं के, लेकिन सर एक स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है, क्लासिफिकेशन कहते हैं किन पे लागू होता है। तो देखिए भाई हमारा जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, उनके थ्रू कुछ रूल्स बनाए गए और उनके बिहाफ पे क्या करा, ऑर्गेनाइजेशंस को यानी कि जो एंटरप्राइजेज जो बिजनेस है ना, उनको अलग अलग लेवल्स में बांट दिया। अब क्यों बांट दिया भाई, जिस ऑर्गेनाइजेशन पे जितने स्टैंडर्ड लागू होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन को उसी लेवल के अकॉर्डिंग बांटा है। सबसे पहला देखो लेवल वन, लेवल वन में यहां पे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन आ रही है, लार्ज इंटरप्राइजेस, तो कहते हैं इन इंटरप्राइजेस को है ना सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होगा। यहां पर वो किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को छोड़ नहीं सकते, यानी कि ऑल काइंड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो भी इशू करे गए हैं उन सब को इसने फॉलो करना होगा। फिर यहाँ पे लेवल टू में के अंदर आ गई है मीडियम साइज इंटरप्राइजेज, यानी कि जो हमारे पास मध्यम आकार संस्थाएं होती हैं। फिर यहाँ पे लेवल थ्री के अंदर स्मॉल साइज इंटरप्राइजेज, और यहाँ पे लेवल फोर के अंदर माइक्रो एंटिटीज। अब ये कहते हैं कि भी ये जो तीन काइंड की ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनके ऊपर भाई ऊपर वाली बात लागू नहीं होती, यानी कि सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे कि भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया, इधर इधर और भी बहुत सारे हैं, तो जिनको हम यहाँ पे एमसीक्यू में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे भी वो हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इनके ऊपर तो लागू नहीं होते, लेकिन इनको तो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेगा वो एमसीक्यू किस तरीके से जनरेट कर सकता है इधर, तो वो एक सीधा सीधा क्वेश्चन तुमको मैं बता रहा हूं। कहता है कि भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नजरिए से या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लागू करने के नजरिए से जो इंटरप्राइजेज हैं या जो बिजनेस हैं उनको कैटेगराइज किया गया है कितने पार्ट्स में, तो यहाँ पे ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन सी 5, तो कितने कैटेगरी में डिवाइड करा, 4 कैटेगरी इधर। और इन कैटेगरीज को हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 कहते हैं। या फिर वो कह देगा कि भाई लेवल 1 में कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, या फिर वो आपसे पूछ लेगा लेवल 2 में कौन सी आती है, लेवल 3 में कौन सी आती है, फिर सीधा नाम ले देगा। वो कह देगा स्मॉल साइज इंटरप्राइजेज किस लेवल में कंसिडर करी जाती हैं, तो आपको वहां पे लेवल भी पता होना चाहिए। तो बड़ा ही गजब का, बड़ा ही गर्मा गर्म सवाल है भाई, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर।
नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सर जी वेरियस काइंड के जो अकाउंट्स है ना हमारे पास, ओ सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उनके बारे में। तो सबसे पहला आ गया हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 यानी कि AS1। ध्यान दें, मैं यहां पर अभी IAS को लेकर नहीं चल रहा हूं, मैंने यहां पे IFRS को कंसीडर नहीं किया है, इनको मैंने बिल्कुल डिफरेंट रख दिया, बिल्कुल अलग। इनको एक सेपरेट क्लास में हम लोग देखेंगे, क्योंकि जितना डिटेल आपके पास होगा उतने में ही आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। डिटेल जरूरी है ना, तो इसलिए मैं फिलहाल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ले रहा हूं। ठीक है, अब बात करते हैं सर, कहते हैं कि भी अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स है ना, उसकी जो पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो क्या है, डिस्क्लोजर पॉलिसी। डिस्क्लोजर पॉलिसी ये क्या कहता है, यहां पे कहता है कि भी इस प्रमाप के अंदर जो भी नीतियां और नियम आपने लागू करे हैं या आप इस्तेमाल कर रहे हो अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्रिएट करने में, तो आपने बताना होगा श्रीमान कि भाई मैंने कौन कौन सी लिस्ट या कौन कौन से जो रूल्स हैं अकाउंटिंग के उनका इस्तेमाल किया। ठीक है, यानी कि आपने फुल डिस्क्लोजर करना होगा अपनी नीतियों के संबंध में कि भी मैं कौन सी नीतियों का इस्तेमाल कर रहा हूं इधर। क्लियर। नेक्स्ट, AS2 यानी कि इन्वेंट्रीज वैल्यूएशन। तो यहां पे कहते हैं इस प्रमाप में स्टॉक के मूल्य के निर्धारण से संबंधित नियम और शर्तें और विधियां वर्णन है कि आप जो इन्वेंट्री है ना उसका वैल्यूएशन कैसे करते हो। आपको मैं एक चीज यहां पे एग्जांपल देता हूं, अगर आपने कॉमर्स को पढ़ा है, अरे कॉमर्स को पढ़ा है यार, पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि भाई जो इन्वेंट्री है ना, जो इन्वेंट्री है उसको हम बुक ऑफ अकाउंट्स में किस वैल्यू पर दिखाते हैं, मार्केट वैल्यू पर या बुक वैल्यू पर। तो बंदा कहता है भाई दोनों में से जो भी कम हो। बोले ये रूल कहां से आया, ये आया कंजर्वेटिज्म थॉट की वजह से, कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन की वजह से। लेकिन 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 ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करी, कैसे बताई जा रही है, तो वो सब का सब क्या है, वो जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए जो कंजर्वेटिज्म जो हमारे पास आ गया, तो वो भी किसके अंदर कंसीडर करा जा रहा है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। यानी कि सीधा सीधा आ जाएगा, कहते हैं कि भी स्टॉक के मूल्यांकन के लिए कौन सा स्टैंडर्ड इस्तेमाल करा जाता है, तो यहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। ठीक है भाई, यानी कि आपने किस तरीके से क्या करना है स्टॉक के रिगार्डिंग, वो सब का सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंदर मौजूद है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है भाई, यानी कि आप बात करें नकद प्रवाह विवरण, इसको हिंदी में कहते हैं, इसका रिवाइज्ड है भाई, देखो इससे पहले भी आते हैं, 3 रिवाइज्ड है। ठीक है, यहां पे कहता है कि भी नकद प्रवाह विवरण को किस प्रकार से बनाया जाएगा। भाई देखो अब नकद प्रवाह विवरण होता क्या है, पहले उस बात को समझ लो। यहां पे कहता है कंपनी ए है, कंपनी ए के पास है ना कैश है, अब वो अपने कैश को किस किस चीज पे खर्च कर रही है और कहां कहां से उसको कैश रिसीव हो रहा है, ऐसी स्टेटमेंट जो इन दोनों इंफॉर्मेशन को शो करती है उसको कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी कि कैश की इनकमिंग और आउटगोइंग को शो करने वाले जो स्टेटमेंट है उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। और इन्हीं स्टेटमेंट को किस तरीके से बनाया जाए उसके रिगार्डिंग क्या क्या रूल है और किन किन को इसे बनाने की छूट है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में मौजूद है। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आपका AS नंबर 4, जो कॉन्टीजेंसीज हैं एंड इवेंट्स ऑक्यूरिंग देयर आफ्टर द बैलेंस शीट क्लोजिंग, रिवाइज्ड है ये भी हमारे पास। ये मैं रिवाइज्ड मैंने स्पेसिफिकली मेंशन क्यों करा हुआ है, क्योंकि वहां पे हो सकता है कि भी AS4 यानी कि MCQ में आ जाए क्या कॉन्टीजेंट जो है कि भी इवेंट्स है या बैलेंस शीट की क्लोज करने के बाद अगर कोई ट्रांजैक्शन पता लगती है तो उसको किस तरीके से बुक ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे, तो कौन से स्टैंडर्ड में मेंशन है। तो हो सकता है वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 भी हो और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 रिवाइज्ड भी दे रखा हो, तो तब आपका आंसर क्या होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, लेकिन कौन सा, रिवाइज्ड। ये ध्यान में रख लेना। अब क्या कहता है सर, देखिए स्थिति विवरण बन गया, बैलेंस शीट बन गई, यानी कि फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो गए भाई। और यदि किसी इवेंट या किसी अनसर्टेनिटी के कारण किसी इंफॉर्मेशन को खातों में समाहित करना पड़ गया हमको अचानक से, तब किस तरीके से करेंगे। ठीक है, यानी कि जो रेक्टिफिकेशन जर्नल्स हम कह सकते हैं, रेक्टिफिकेशन तो नहीं कह सकते, एडजस्टमेंट जर्नल कैसे करेंगे, तो उससे रिलेटेड जो भी रूल्स है ना वो सारे इसके अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है, यानी कि बुक ऑफ अकाउंट्स क्लोज होने के बाद ट्रांजैक्शंस को बुक ऑफ अकाउंट्स में कैसे रखेंगे, ये कौन से स्टैंडर्ड में मेंशन है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 बट रिवाइज्ड के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 क्या कहता है, ये कहता है कि भी जो भी प्रायर आइटम है आपकी, ठीक है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस है आपका किसी भी पीरियड का, तो उसको और उसमें अगर आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज करा है तो वो चीज क्या करेंगे। देखो सामान्यतः कि भी आपका लाभ हानि विवरण बनाने से रिलेटेड जो भी नियम है वो किसमें है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5।
भाई कोई स्पेसिफिक आइटम आ जाए तो उसको कैसे अकाउंटिंग में डालोगे, तो बताएगा कौन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। यदि लेखांकन नीतियों में आपने कोई परिवर्तन किया है तो उसको कैसे लागू करना है, तो उसके संबंध में जो भी रूल रेगुलेशन कौन बताएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। ये ध्यान में रखो, ये हमारे पास है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 गायब हो गया सर सीधा 7 आ गया, तो बताएंगे इसके बारे में, लेकिन अभी नहीं, अभी आगे चले। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 तो कहता है अकाउंटिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। भाई आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है कंस्ट्रक्शन के काम में लगी हुई हैं, तो उनको अपना अकाउंटिंग किस तरीके से करना है, इसका कैसे पता लगेगा, तो AS7 बताएगा इधर। ठीक है, क्या कहता है भाई, जो निर्माणी अनुबंध से संबंधित लेन देन या लेखांकन नियम है, इस अकाउंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इनको कंसिडर किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। बोले सर अब तो 8 भी गायब हो गया, तो कोई बात नहीं, इसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 कहते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो भाई आप व्यवसाय के बुक ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस खाता बनाते समय या जो रेवेन्यू की पहचान कैसे करोगे आप, इससे रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशन है, तो वो आपका किसके अंदर, AS9 के अंदर है। ठीक है, तो वो कैसे करा जाता है वो AS9 आपको बताएगा। यहाँ पे है ना, सिर्फ आपको एक ओवरव्यू की जरूरत है, कोई डिटेल में नहीं पूछेगा वो आपसे कि भाई ये क्या होता है वो क्या होता है, वो सिंपल पूछ लेगा। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कहते हैं किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू होता है, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के जो नियम है, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन है, जो स्टैंडर्ड्स है, वो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मौजूद हैं, तो वो चीज, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 किससे रिलेटेड है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं यहाँ पे, तो बी प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। यहाँ पे AS10, अभी देखो यहाँ पे मैं आपको नोटिफाई कर देता हूं, AS6 था हमारे पास जो कि गायब था, वो सच में गायब हो चुका है, उसको विड्रॉ किया जा चुका है। क्यों, क्योंकि AS6 को किसके अंदर मर्ज कर दिया गया, ये बन गया यहाँ AS10 के अंदर। यानी कि आपकी प्लांट, आपकी प्रॉपर्टी और आपके इक्विपमेंट्स को किस तरीके से बुक ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे, उनके ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी सारी इंफॉर्मेशन कौन बताएगा, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। ठीक है भाई, तो ये आप ध्यान में रखें। कहता है बिजनेस के जो भी डिफरेंट टूल्स हैं, प्लांट है, असेट्स हैं, उनकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, और उनको किस प्रकार से उनके ऊपर हरास लगाया जाएगा, उससे रिलेटेड सारे के सारे रूल्स हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर मौजूद हैं। नेक्स्ट, एक्सचेंज इन रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, या चेंजेस इन द रेट ऑफ। देखो भाई, कंपनी एक है जो कि विदेशी मुद्रा में व्यापार करती है या लेन देन की स्थिति करती है, तो यहाँ पे विदेशी मुद्रा में व्यापार का मतलब, अरे सीधा सीधा यार विदेशी व्यापार कर रही होगी ना, तभी तो। अब देश के अंदर ही दो कंपनियां आपस में बिजनेस करेंगे तो उनको तो विदेशी करेंसी की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो एक विदेशी कंपनी होगी और एक देशी कंपनी, तो उनके बीच में ही होगा ऐसा लेन देन। तो यहां पे कहता है कि भी अगर हम यहां पे विदेशी कंपनीज के साथ कोई व्यापार कर रहे हैं और हमने उनको जो पेमेंट करनी है, मान लीजिए हमने यहां पे बोला कि आज 1 तारीख है, 1 तारीख को हमने कहा कि भी हम आपको पेमेंट देंगे 30 तारीख को, और इस वक्त हमने उनको, डॉलर की कीमत चल रही है, कहता है 100 रुपए पर डॉलर। ठीक है, 100 रुपए का $1, लेकिन जब यहां पे 30 तारीख को पेमेंट देने की बात आई, उस वक्त डॉलर हो गया 70 रुपए का। तो अब ये जो चेंज आ गया हमारे पास इन एक्सचेंज रेट के अंदर, तो इसका अकाउंटिंग, इसको किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, इसको किस तरीके से सही करेंगे और बुक ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशन है वो सब कहां पे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में मौजूद है। क्लियर है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। तो यहां पे कहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट ग्रांट है, देखो सरकार द्वारा दी जाने वाली जो ग्रांट है, ड्यूटी में दी जाने वाली छूट है, सब्सिडी है, या नकद प्रोत्साहन किसी भी बिजनेस को अगर मिल रहा है, तो उसको अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में वो कैसे मेंशन करेगा, इससे रिलेटेड जितने भी नियम है, जो भी बातें हैं, जो भी रूल्स है, वो सब कौन बताएगा, AS12। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। देखिए ध्यान से, AS13 यहाँ पे है, ये भी कौन सा, रिवाइज्ड है। ये रिवाइज वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखा करो भाई, ये जरूरी है। यहाँ पे कहता है कि विनियोगों की लेखांकन अवधि से संबंधित और उनके प्रकटीकरण से संबंधित जो भी नियम है वो सब इसके अंदर है। कहते हैं आपने इन्वेस्टमेंट करा है कहीं, तो उसको किस तरीके से अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में दिखाओगे, ये सारे रूल रेगुलेशन इसके अंदर मौजूद है। नेक्स्ट, अमेलगामेशन ऑफ अकाउंट या अमेलगामेशन अकाउंटिंग। देखो भाई यहाँ पे ध्यान दो, फर्म ए
का जो विलय है ना फर्म बी में किया जा रहा है, यानी कि फर्म ए अब किस में मिल रही है, फर्म बी में, तो अमेलगामेशन हो रहा है इधर, इसी को तो कहते हैं सम्मिश्रण। ठीक है, सम्मिश्रण। अब सम्मिश्रण जब हो रहा था इस सिचुएशन में आपके जो रिजर्व हैं उनका अकाउंटिंग कैसे होगा, जो गुडविल है उसका अकाउंटिंग कैसे होगा, यानी कि सम्मिश्रण के टाइम पे जो भी अकाउंटिंग प्रोसीजर्स हैं, जो भी प्रोविजंस हैं आपके, तो उनको किस तरीके से आप अकाउंट्स में डालोगे, इसके रिगार्डिंग जितने भी रूल्स हैं वो कहाँ पे कौन बताएगा हमको, AS14। क्लियर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट AS15, यहां पे क्या कहता है, देखो एम्प्लॉयज बेनिफिट। तो क्या होता है, देखो एक कंपनी है भाई, तो एक कंपनी के बहुत सारे कर्मचारी है, तो कंपनी अपने कर्मचारियों को सेवा में रहते हुए और सेवा के बाद किस तरीके के बेनिफिट दे रही है और उनको किस तरीके से बुक ऑफ अकाउंट्स में मेंशन करा जाएगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। रिटायरमेंट के बेनिफिट क्या होंगे, EPF वगैरह के बारे में, या और बहुत सारी सुविधाएं जो एम्प्लॉयज को दी जाती है, तो उनको बुक ऑफ अकाउंट्स में किस तरीके से मेंशन करेंगे, इसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो AS15 आपका एम्प्लॉयज बेनिफिट के रिगार्डिंग है। ठीक है भाई। नेक्स्ट AS16 क्या कहता है, बोरोविंग कॉस्ट। देखिए, पूर्वाधिकार अंश ले लो या शेयर्स ले लो या आपकी जो भी किसी प्रकार की अन्य पूंजी है, तो उसकी लागत का निर्धारण कैसे करोगे, इससे संबंधित जो भी रूल्स है ना वो कहां पे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 हमको बताता है। कहते हैं कि भी आपने उधार पैसा कहीं से भी लिया है, किसी भी फॉर्म में लिया है, इन द फॉर्म ऑफ द कैपिटल, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आपने लिया है तो उसकी जो बोरोविंग यानी कि उधार लेने की जो कॉस्ट है ना, जो भी आई, उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे और उसको बुक ऑफ अकाउंट्स में जगह कैसे देंगे, इसके सारे रिगार्डिंग जो रूल्स हैं वो कहां पे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के अंदर मौजूद है। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 के बारे में। तो देखिए, फाइनेंशियल सेगमेंट होता है, फाइनेंशियल सेगमेंट समझते हो, तो देखो भाई ध्यान दो, भाई एक कंपनी है, कंपनी ए, वो कंपनी ए है ना, अलग अलग बिजनेसेस में इन्वॉल्व है, यानी कि मान लीजिए वो एक एक तरह का प्रोडक्ट नहीं बनाती, बल्कि प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी, प्रोडक्ट एल ये बनाती है। वो एक ही तरह की सेवा नहीं देती, वो MNO तरह कितनी तरह की सेवा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। वो यहाँ पे एक ही सेगमेंट में मौजूद नहीं है, वो अलग अलग सेगमेंट्स में मौजूद है। अब कहता है कि हर एक सेगमेंट का अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, तो वो कैसे किया जाएगा जनाब, तो उसके बारे में आपको कौन बताएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 आपको बताएगा। क्या कहता है यहाँ पे सीधे सीधे शब्दों में, तो इस लेखांकन प्रमाप में विभिन्न प्रकार की वित्तीय सूचनाओं, विभिन्न प्रकार से जो सूचनाएं हैं, जैसे कि भी उत्पाद से संबंधित अलग अलग खंड जिनको सेगमेंट कहा जाता है, और सर्विसेज से संबंधित जो भी रिपोर्टिंग है वो किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ पे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 के अंदर मौजूद है। फिर यहाँ पे AS18 की बात करता है, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की बात इधर हो रही है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि भी जो भी मान लीजिए कंपनी ए है, तो वो यहाँ पे अलग अलग पार्टी से डील कर रही है, एक कंपनी की ही सब्सिडरी बुक लगा लो या पार्टी लगा लो या कंपनी लगा लो, और बाकी थर्ड पार्टी, तो कहते हैं ये जो पर्सन है ये रिलेटेड पार्टी हो रही है। ठीक है। अब रिलेटेड पार्टी अगर है यहाँ पे इस लेखांकन प्रमाप में, जो हमारे व्यवसाय से संबंधित पक्षकार हैं, समझ रहे हो ना, ये व्यवसाय से संबंधित पक्षकार ही तो हैं, उनके साथ अगर कोई भी यहाँ पे लेन देन हुआ है, तो उसकी ट्रांजैक्शन को किस तरीके से बुक ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज किया जाएगा, किस तरीके से बुक ऑफ अकाउंट्स में दिखाया जाएगा, इसका वर्णन या इसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो कहां पे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के अंदर आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 की बात करते हैं, तो लीज ट्रांजैक्शन। तो देखिए मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई लीज ट्रांजैक्शन। तो अगर सामान्यतः जब एक बिजनेस होता है तो वो कुछ असेट्स को खरीदने के बजाय नहीं किराए पे ले लेता है, ठीक है, और जब वो उसको किराए पर लेता है, इसी चीज को हम कहते हैं लीज पे काम लेना, लीज पे चीजों को लेना। और इस लीज पे ली गई जो भी आइटम है उसको बुक ऑफ अकाउंट्स में कैसे लिखेंगे, और लीज पर किया गया जो भी खर्चा उसको किस तरीके से बुक ऑफ अकाउंट्स में डालेंगे, इसके रिगार्डिंग बात करते हैं कौन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। यहां पर यह चीज समझने लायक है कि भी अगर यहां पे पूछ लिया जाए कि भी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीज, तो यहां पे कितने तरह की लीज है, दो तरीके की लीज है। एक तो हमारे पास ऑपरेटिंग लीज जिसको हम संचालनात्मक लीज कहते हैं, और दूसरा हमारे पास फाइनेंशियल लीज यानी कि वित्तीय लीज। अभी देखिए, मान लीजिए आपने असेट्स 1 को आपने लाइफ टाइम के लिए ही क्या कर लिया, लीज पे ले लिया।
ठीक है, आपने लाइफ टाइम के लिए असेट वन को लीज पे ले लिया, तो अब आप क्या कर रहे हो, उस फर्म को अंदर लाइफ टाइम यूज करोगे, या यूं कहा जाए कि भी लॉन्ग रन के लिए। ठीक है, लॉन्ग रन के लिए आप यहां पे बात करोगे। तो जब लॉन्ग रन के लिए आपने असेट्स को किराए पर लिया है, तो उसको हम सीधा सीधा कहते हैं कौन सी फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल लीज की बात करते हैं। ठीक है भाई। और इसके अलावा जो शॉर्ट रन के लिए अगर आपने कोई असेट्स किराए पर ली हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो रूल्स है वो आपके जो उसको उस लीज को हम क्या कहते हैं, उस लीज को हम यहाँ पे कहते हैं संचालनात्मक लीज, यानी कि ऑपरेटिंग लीज। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लॉन्ग रन के लिए जिन असेट्स को आपने रेंट पे लिया है, किराए पर लिया है, उनको हम कहते हैं फाइनेंशियल लीज। और शॉर्ट रन के लिए अगर आपने किन्हीं असेट्स को रेंट पर लिया है, तो उसको कहते हैं हम यहाँ पे ऑपरेटिंग लीज या संचालनात्मक लीज। तो यहाँ पे AS20 की बात करता है, EPS की बात कर रहा है भाई। तो EPS को देख, बस सिंपल सी ध्यान में बात रखो कि EPS को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा, EPS कैसे कैलकुलेट करा जाता है, EPS क्या है, इसकी सारी डेफिनेशन, सारे रूल रेगुलेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में। अर्निंग पर शेयर, यानी कि हमारे जो प्रति एक शेयर है वो किस तरीके से यूं कहा जाए कि भी अर्निंग कमा रहा है, इसके बारे में डिटेल यहाँ पे दी जाती है। उम्मीद कर रहा हूँ आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, क्योंकि इसको हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। इधर यहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि इसको तो प्रैक्टिकली देखेंगे ना हम करके कि भी हाँ EPS कैसे फाइंड आउट करा जाता है डिविडेंड वगैरह में। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर भी हम इसको देखेंगे इधर पढ़ के थोड़ा सा नेक्स्ट। और अकाउंटिंग रेशियोज में भी इसको यहाँ पे मिल जाता है देखने को। तो यहाँ पे फिर बात करता है AS21, ये कहता है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। तो ये क्या होता है भाई, देखो एक होल्डिंग कंपनी होती है और उसकी बहुत सारी सहायक कंपनियां होती है, और इन सब को है ना साल के एंड पे, देखो सहायक कंपनियां अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं, होल्डिंग कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं, लेकिन साल के एंड पे इन दोनों को है ना एक इकट्ठी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी जरूरी है। और उसी इकट्ठी यानी कि समेकित फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन से वाली स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड। अब कहता है ये बनेगी कैसे, इसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स रेगुलेशन है ना, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 हमको बता रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको पूछने का तरीका एक अलग क्वेश्चन में हो सकता है, अलग तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। वो कह सकता है होल्डिंग कंपनीज और सहायक कंपनीज की जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत बनाई जाती है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। क्लियर है। 21। नेक्स्ट, टैक्सेबल इनकम की बात करता है भाई। वो कहता है कि भी व्यवसाय की जो आय है उस पर जो टैक्स की कैलकुलेशन किस तरीके से करेगी, कौन से रूल लागू होंगे, अकाउंटिंग में कैसे जगह देंगे उसको, इसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स है ना वो सब के सब कहाँ पे, बोले हमारे AS22 के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे AS23 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कहता है ऐसे किसी यदि आपने किसी एसोसिएट के अंदर, मतलब कंपनी कह सकते हो यार, किसी संस्था में कह सकते हो, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आप उसको अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में कैसे लिखोगे, आप उसका लेखांकन कैसे करोगे, इसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो सब आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ज्यादा यूं कहा जाए कि भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा बस थोड़ा थोड़ा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है, किस चीज के बारे में है। अब यहां पे कहता है कि भाई AS24, तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। तो देखो भाई, अगर आप मान लीजिए कि भी एक साथ बहुत सारे काम कर रहे हो, यानी कि अलग अलग जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनमें इन्वॉल्व हो, और उनमें से किसी एक को आप अभी क्या कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, यानी कि डिसकंटिन्यू कर रहे हो, उसको आगे कंटिन्यू नहीं करोगे, तो उस सिचुएशन में इस डिसकंटिन्यू करी हुई क्रिया को आप अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में कैसे शो करोगे, इसके रिलेटेड जो भी रूल्स हैं वो कहाँ हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 के अंदर ये सारी की सारी चीजें मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग। क्लियर तो हो गया होगा ना 24। अरे दोबारा बता देता हूं, कोई बात नहीं। देखो, आप एक साथ बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज में मौजूद हो, यानी कि बिजनेस एक्टिविटी 1, बिजनेस एक्टिविटी 2, बिजनेस एक्टिविटी 3, इन सारी एक्टिविटीज में आप मौजूद है। और अगर आपको बिजनेस एक्टिविटी नंबर 3 को क्लोज करना है, तो अब आपने अपनी बैलेंस शीट तो प्रिपेयर करनी ही है, आपने अपनी बैलेंस शीट तो प्रिपेयर करनी ही है। तो इन बैलेंस शीट के अंदर ये जो क्लोज करी गई जो हमारे पास एक्टिविटी है ना, उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट करोगे, अकाउंटिंग करोगे, ये कौन सा स्टैंडर्ड बताएगा आपको, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 बताएगा। ये चीज यहां पे ध्यान में रख लेना। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 की बात करता है। तो कहता है, देखिए यहां पे कहता है इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखो भाई,
नॉर्मली कोई भी कंपनी है ना, वो अपने बुक ऑफ अकाउंट्स 12 मंथ के बाद बनाती है, यानी कि साल के एंड पे बनाती है। इंडिया के अंदर ये 31 मार्च को पूरा होता है, ठीक है। यानी कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट बनेगा ना, वो कब बनेगा, साल के एंड पे बनेगा। लेकिन किसी भी बड़ी कंपनी के लिए है ना, अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वो क्या करते हैं, इस 12 महीनों को है ना 4 किस्तों में, यानी कि 3-3 महीने के 4 हिस्सों में बांट देंगे। और प्रत्येक 3 महीने के एंड पे है ना, वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे अलग से, यानी कि फाइनल अकाउंट बनाएंगे। और प्रत्येक तिमाही के एंड पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, इनको कहा जाता है अंतरिम, ठीक है। इनको कहा जाता है अंतरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, जिससे हम कह सकते हैं ना, देखो कई बार आपने देखा होगा कि आरबीआई की पहली तिमाही में जो है कि भी महंगाई इतनी थी, आरबीआई की इसमें, या यूं कहा जाए कि भी कंपनी ने अपनी फर्स्ट जो है कि भी क्वार्टर के अंदर इतना कमाया। कैसे पता लगा, वो इंतरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट की वजह से ही कमाया। यानी कि एक लिहाज से वो हर 3 महीने में अपने फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो अब कहता है ये फाइनल अकाउंट जो बनाएगा वो, यानी कि अंतरिम रिपोर्ट जो बनाएगा, कैसे बनाएगा, उसके सारे के सारे रूल कहाँ हैं, लेखांकन प्रमाप 25 में। तो घबराने की जरूरत नहीं है यार, सिंपल वे में आप इसको समझें, अंडरस्टैंड करें, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इजीली बस चुपचाप पढ़ें, समझने की कोशिश करें, इमेजिन करें इस चीज को कि क्या हो रहा है, ठीक है। और आपको सच बता रहा हूं, याद करने की जरूरत नहीं, एक बार समझ में आ गया तो आ गया, विद एग्जांपल्स। नेक्स्ट, इनटेंजिबल असेट्स अकाउंटिंग। कहते भी देखो भी, बहुत सारी अदृश्य संपत्तियां होती हैं किसी भी कंपनी के अंदर। अदृश्य संपत्तियां, बोले सर कैसी? तो देखो भाई, एक तो होती है ख्याति, जिसको आप लोग रेपुटेशन कहते हो, बोले जी हाँ। अब अदृश्य संपत्तियां होती हैं, कॉपीराइट होता है, ठीक है। और जी आपके पास जो बहुत सारे ऐसे ट्रेडमार्क होता है, ये कहने को तो बिजनेस की असेट्स है, लेकिन कहीं दिखते नहीं, फिजिकली अवेलेबल नहीं होते, लेकिन सारी की सारी क्या है, बिजनेस की संपत्तियां हैं, सारी की सारी बिजनेस की असेट्स हैं। तो अब इन असेट्स की वैल्यू कैसे करेंगे और इनको बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर कैसे हम लोग डालेंगे, ये कौन बताएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमको बताएगा। तो इसके लिए भी आप लोग दिमाग लगा के चलिए। नेक्स्ट, AS27 क्या कहता है सर? तो ये कहता है रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर। देखो भाई, कंपनी ए और कंपनी बी दोनों ने मिलकर है ना, यहां पे एल नाम का एक जॉइंट वेंचर कर लिया। तो कंपनी बी इस एल नाम के जॉइंट वेंचर के अंदर उसके जो इंटरेस्ट हैं उनको अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में लिखेगी, और कंपनी ए अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में लिखेगी। तो बोले कैसे लिखेगी, इसके रिगार्डिंग जो भी रूल है कौन बताएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूंगा, ज्यादा लफड़े में नहीं, कि भी बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एक एग्जाम्पल और मामला खल्लास। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28। तो यहां पे कहते हैं कि जो भी असेट्स हैं उनका इंपेयरमेंट। अब यहां पे बंदा कहेगा, बोले सर जी इंपेयरमेंट हानि ऐसे कैसे? तो देखिए यहां पे फिजिकल हानि की बात नहीं कर रहा, इधर वो बात कह रहा है, कि अगर आपके पास एक असेट है और उस असेट की जो बुक वैल्यू है वो है 5,000, कितनी है, 5,000। लेकिन अगर आप उसको मार्केट में आज के टाइम पे बेचना चाहो तो आपको उसके बदले मिलेंगे सिर्फ 4 लाख, ठीक है। 5 लाख बुक वैल्यू है, मिल रहे हैं सिर्फ 4 लाख, तो 1 लाख का क्या हुआ, लॉस। इसी को कहा गया है असेट्स इंपेयरमेंट, यानी कि संपत्तियों पर होने वाली हानि। ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि आप एक्चुअली में इन असेट्स को बेचने नहीं जा रहे हो, ठीक है। सिर्फ आपने एज्यूम कर लिया, सिर्फ आपने मान लिया। तो यहां पे अगर बिजनेस की जो संपत्तियां हैं उनकी बुक वैल्यू उनके रियलाइजेशन वैल्यू से ज्यादा है, तो इस दशा में जो भी लॉस होगा, तो सर उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे डालेंगे, तो इसके बारे में जो भी रूल्स है वो कहां पे है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 के अंदर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, इनमें कहा गया जो कॉन्टीजेंट असेट्स है और लाइबिलिटीज हैं उनके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है। अब कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, इनको यहां पे कह देते हैं भाई आकस्मिक, ठीक है। जो भी आपके आकस्मिक दायित्व कह लो, ठीक है, आपकी आकस्मिक संपत्तियां कह लो, तो इनके रिगार्डिंग जो भी कहता है किस तरीके से इसको बुक ऑफ अकाउंट्स में लिखोगे आप, तो इनके रिगार्डिंग जो भी रूल्स है वो कहां पे है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 के अंदर मौजूद है।
तो मेरे मित्रों, ये हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे जो कि 1 से लेकर बीच में हमने यहाँ पे 6 और 8 को छोड़ा है, स्किप करा क्योंकि उनको विड्रॉल कर दिया गया, वो है ही नहीं अभी। तो बचे क्या हमारे पास 29, यानी कि 2 घटा दिया तो कितने हो गए भाई, कितने हो गए 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हमने यहाँ पे पढ़ा है। अब इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम लोगों ने स्टडी करा है, इनमें से जो भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है उसकी एक सेपरेट क्लास आपके सामने हम जल्द से जल्द लेके आएंगे, ठीक है। और चलते हैं फिर अपने काम की बात पे। तो काम की बात यही है मेरे मित्रों, अगर आप इसी तरह से इंटरेस्टेड होके क्लासेस को लेना चाहते हो, हम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको चीजें समझाएंगे, तो आइए हमारे एप्लीकेशन पर, हम पढ़ाएंगे आपको। आपका एचटेट क्या यार, नेट भी निकलवा देंगे, बशर्ते एक मौका तो दो। आइए, और यहाँ पर क्या क्या मिलेगा आपको, सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ पे कंप्लीट जो 60 मार्क्स हमारा कॉमर्स का पोर्शन है उसको तो ऐसा मान लो कि भी हम निचोड़ के रख देंगे, वो तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। उसके रिगार्डिंग जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है, न्यूमेरिकल पोर्शन है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और किस तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और किस तरीके के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, उसके लिए पहले से आपको सैंपल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, पूरी टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी। प्लस में क्लास के जो भी नोट्स हैं उनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, और जो आपके पिछले ईयर्स के जो क्वेश्चन है 2011 से लेकर 2022 तक के, तो सारे के सारे वो क्वेश्चन पेपर आपको करवाए जाएंगे, और साथ ही आपके एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज चलती रहेंगी। तो जिसके लिए आपको यहाँ पे नॉर्मली पे करना है 999, लेकिन पहले 100 कैंडिडेट्स के लिए हमने यहाँ पे फीस रखी है मात्र 699 रुपए, जो कि कब तक, 20 अक्टूबर तक एप्लीकेबल है। तो अपनी शीट को रिजर्व करें, अपनी शीट को पहले से ही रिजर्व करें, ताकि बाद में किसी भी असुविधा का आपको क्या ना करना पड़े, सामना ना करना पड़े। तो इसी नोट के साथ मेरे मित्रों मिलते हैं फिर एक अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना मत भूलो यार, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।